दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। रविवार की वो बेफिक्र सुबह ढेर सारा सुकून लेकर आती है। मानो यही एक दिन होता है जब हमें खुद के लिए थोड़ा वक्त मिलता है। रोज़ की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में वक्त का ज़रा भी पता नहीं चलता था। मेरी रूममेट शिवानी संडे को देर तक सोती थी और दूसरी तरफ मैं सर्दियों के सूरज की लालिमा देखने के लिए जल्दी ही उठ जाती थी। कुछ पल अपने साथ बिताए हुए बड़े अनमोल होते हैं ना। उस रोज़ भी मैं चाय का कप हाथ में लिए बालकनी में आ गई। सुबह के 10 बजे होंगे। सूरज की भीनी भीनी रोशनी और उसकी नर्म गर्माहट चेहरे पे गिरती है तो न जाने क्यों अंतर मन तक जा पहुंचती है। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। मैंने नीचे देखा तो कुछ लोग वॉक कर रहे थे और बच्चे अपने में ही मगन थे। तभी अचानक से मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा तो व्हाट्सएप के स्कूल फ्रेंड्स वाले ग्रुप पे 50 नोटिफिकेशंस थे। कुछ देर रात तक प्लानिंग की थी सबने। मैंने देखा और भी मैसेजेस थे, माँ का रोज़ वाला गुड मॉर्निंग, दीदी की कुछ शिकायतें और ऑफिस के ग्रुप्स के मैसेजेस। ये मोबाइल भी ना अतरंगी सा डिवाइस कहाँ कहाँ की खबर ले आता है। अच्छे भले शांत मन में हलचल सी पैदा कर देना इसके बाएं हाथ का खेल होता हो जैसे। मैंने ग्रुप खोलकर मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट ही किया था कि एक शख्स का नाम मन में जा अटका, करण राठी। हम कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। 5 साल पहले इस शख्स से न जाने क्यों मैंने प्यार कर लिया था। कॉलेज का लास्ट ईयर था, हमारा कॉमन ग्रुप था। करण और मैं अक्सर साथ ही रहते थे। करण वो लड़का था जो पढ़ाई में तो अव्वल था ही, लेकिन बातें बनाने में भी कुछ कम नहीं था। अच्छा लगता था वो मुझे, मगर मैंने ये बात भूल कर भी उसे कभी बताई नहीं थी। तभी फ़ोन रिंग हुआ और मैं अतीत को बीच में छोड़कर वर्तमान में आ गई। मेरी फ्रेंड का फ़ोन था, उसकी शादी थी अगले हफ्ते ही। सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था उसने मुझसे पूछा था कि मैं आऊँगी या नहीं, क्योंकि मैंने ग्रुप पर कुछ खास बात की नहीं थी। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा बिल्कुल आऊँगी, सबसे मिलने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तफाक से हमारी सिटी भी सेम थी। दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। अतीत के वो कड़वे पल याद आ रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। अभय था, मिस्टर जोशी का बेटा। जोशी अंकल अगले ही फ्लैट में रहते थे। बताया था उन्होंने अभय के बारे में। अभय को देखते ही न जाने क्यों बेपरवाह सी मुस्कान बिखर गई चेहरे पे। मुझको देखते ही उसने कहा, शिखा द्विवेदी आप ही हैं? मैंने अंदर आने का इशारा किया तो उसने कहा थैंक यू, बट पापा को आपसे कुछ काम था। बीते 2 सालों में अंकल और मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। बेटी मानने लगे थे वो मुझे। मेरी और जोशी अंकल की बातें और बेफिक्री देखकर अभय थोड़ा असहज हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, पेशानी पे बिखरे गहरे काले बाल, ढीले ढाले कपड़े और चेहरे पे औपचारिक सी हंसी मानो मन में घर कर गई थी। सोसाइटी के बिल से रिलेटेड कुछ काम था तो मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया और वहाँ से चलने लगी कि तभी अभय ने कहा कॉफ़ी। मैंने नाम में सिर हिला दिया और वापस आ गई। उसकी वो छोटी सी हंसी और चेहरे का रंग देखकर मैं समझ गई थी कि वो अभी थका होगा। कल रात ही तो आया था दिल्ली से। मैं घर आकर काम में बिजी हो गई थी कि तभी शिवानी आई और बोली आज शॉपिंग चलेगी। उसको उम्मीद थी कि मैं हाँ बोल ही दूंगी, मगर मेरा कुछ खास मन नहीं था। उसने मुझे 2-3 बातें सुनाई कि मैं बोरिंग हूँ, ज़िंदगी जीना नहीं आता वगैरह वगैरह। मैंने उसकी बातें अनसुनी करते हुए किचन में चली गई। पुराने दोस्तों से मिलने वाली बात पे मन अटका हुआ था। रोना चाहती थी मैं कि क्यों किया करण ने ऐसा, क्या मिला उसे ऐसा करके। तभी फिर से डोरबेल बजी। मैंने मन को सहज करके दरवाज़ा खोला तो अभय था। गीले बाल पीछे की तरफ किए हुए, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान और हाथ में ट्रे। पापा ने बताया आपको हलवा पसंद है, मैंने बनाया है स्पेशली फॉर पापा, टेस्ट करके बताइए कैसा है। मैं अचंभे में थी। वो सुबह वाला अभय और ये अभय बिल्कुल अलग नज़र आ रहे थे। मैंने अंदर आने का इशारा किया भी नहीं था इस बार, मगर वो आ गया। चारों तरफ नज़र घुमाई और बोला अकेले रहती हैं या रूममेट। तभी शिवानी आ गई। दोनों कुछ बातें करने लगे। शिवानी वैसे भी बातें करने में उस्ताद थी।
झट से दोस्ती भी कर ली थी उससे। तभी मेरा फ़ोन रिंग किया। अभय वहाँ पर था तो मैं फ़ोन लेकर बालकनी में आ गई। वापस आई तब तक अभय जा चुका था। मन में अजीब सी चिढ़ हुई। हलवा लाया मेरे लिए था, खिला शिवानी को दिया और चला भी गया। मैं जब से मुंबई शिफ्ट हुई थी, किसी से जल्दी इम्प्रेस होना, बातें करना, स्पेशली लड़कों से, मुझे पसंद नहीं था। अब अकेले जीना आसान था। तभी शिवानी आई और बोली, मैं और अभय शॉपिंग जा रहे हैं, तू तो चलेगी नहीं, अब नए दोस्त बनाना मजबूरी है मेरी। और वो चली गई। मुझे हल्की थकान महसूस हो रही थी कि मैं बिस्तर पे जाकर लेट गई। मन में अतीत के पन्ने फिर से खुलने लगे थे। वो यादें कुछ तो बहुत अच्छी, लेकिन उस दिन जो करण ने किया था चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी। अगले हफ्ते फ्रेंड की शादी में जाने का मन तो बहुत था, लेकिन करण के ग्रुप वाले मैसेजेस वो भी आ रहा था। मेरा मन डर जाता था वो कॉलेज के लास्ट डे वाली बात सोचकर। कुछ रोज़ बाद मैंने शादी में जाने के लिए अपना मन बना लिया था। सोचा कि एक शख्स की वजह से मैं सबसे मुंह थोड़ी ना फेर सकती हूँ, स्पेशली मेरी फ्रेंड जिसकी शादी थी। सिटी भी सेम थी हमारी, तो जाना भी आसान था। शाम गहराने लगी थी। ठंड की तेज़ हवाएं पूरे कमरे में बिखर रही थीं। मैंने खिड़कियां बंद की और बालकनी में आ गई। नीचे सोसाइटी में चहल पहल देखकर मन बहला लिया करती थी, छोटे बच्चों की तरह। तभी शिवानी वो अपने माँ पापा के पास लखनऊ चली गई थी। ऑफिस से ही डायरेक्ट चली गई थी हड़बड़ी में। उसकी माँ की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बता रही थी। कुछ सामान बिखरा पड़ा था उसका। मैंने रूम की सेटिंग की और जोशी अंकल को कॉल किया। अंकल, शिवानी लखनऊ चली गई है, ऑफिस से ही डायरेक्ट। तो मैं सोच रही थी कि अपनी किसी दोस्त को बुला लूँ। जोशी अंकल को पता था मुझे अकेले रहना पसंद तो था, लेकिन रात के सन्नाटे में दिल कांप जाता था। बचपन से ही रात में किसी के साथ की ज़रूरत लगती थी। तभी मैंने रूममेट रखना भी ज़रूरी समझा था। रात के 9 बज रहे थे। मैंने जिस फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी आने के लिए, उसने मना कर दिया था। एक्सक्यूज़ेस की कमी आजकल वैसे भी नहीं थी लोगों के पास। कि तभी डोरबेल बजी। मैंने की होल से झांका तो अभय खड़ा था, हाथ में पिलो और बेडशीट, गले में उल्टा लटका हुआ चार्जर और आंखों में नींद। बोला, सॉरी लेट हो गया क्या आने में? पापा ने बताया शिवानी है नहीं और आपको कंपनी की ज़रूरत थी, तो मुझसे बेहतर कंपनी शायद ही मिले आपको। मैं हल्का सा मुस्कुराई और थोड़ा हिचक कर बोली, अरे इट्स ओके, आपने क्यों तकलीफ़ की? तभी अभय बोला, यू कैन ट्रस्ट मी, मेरे दोस्त कहते हैं मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। और ज़ोर से हंसने लगा। जोशी अंकल का बेटा था, इसलिए मैंने बिना सवाल किए उसे अंदर आने दिया। उसने शिवानी के बेड पे बेडशीट बिछाई और ईयरफोन्स लगाकर मोबाइल में कुछ देखने लगा। मुझे ऑफिस का कुछ काम था तो मैं भी बिज़ी थी। तभी एकदम से अभय बोला, सो जाओ, 11:30 बज रहे हैं। मैंने बोला और फिर से काम में लग गई। काम ख़त्म होते ही लाइट ऑफ करने जा ही रही थी कि अभय पे नज़र गई। मासूम सा चेहरा, बिगड़े हुए बाल और कंबल में दुबका हुआ वो। चेहरे पे बच्चों जैसे मासूमियत थी। तभी उसने करवट बदल ली। मेरा मन ठिठक गया अजीब सा। दूसरे दिन मेरी आंख अलार्म से खुली, तब तक अभय जा चुका था। मैंने साइड टेबल पे हाथ फिराया तो एक नोट मिला। गुड मॉर्निंग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मुझे ना सही तो पापा को ही। और हाँ, ब्रेकफास्ट मत बनाना आज, इडली सांभर का प्लान है। घर आ जाना, टेक केयर। मुझे उसका फ़िक्र करना, मुझसे बात करने की कोशिशें साफ नज़र आ रही थीं, लेकिन करण के बाद अब किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। जिनको अपना मानो वो जब घाव देते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है ये जानने को कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। ऑफिस की छुट्टी थी आज, शाम को शादी में भी जाना था। मन में घबराहट भी थी और एक्साइटमेंट भी। तभी दीदी का वीडियो कॉल आया। माँ ने बताया होगा शादी में जाने वाली बात, तो फिक्र कर रही थी कि करण तो नहीं आएगा। बहनें होती हैं ना ऐसी, कितना भी लड़ लें मगर फ़िक्र करने में सबसे पहले सामने होती हैं। मैंने समझाया उसे कि अब वो बातें पुरानी हो गई हैं। उसने फिर भी फ़िक्र करना कहाँ छोड़ी थी। शाम को 7 बजे होंगे। मैंने तैयार होना शुरू कर दिया था कि तभी दीदी का फ़ोन आया। बताने लगी कि ये पहन लेना, वो कर लेना। सादगी की मूरत बुलाती थी वो मुझको। मैंने शिफॉन की हल्की गुलाबी साड़ी और कानों में दी के दिए हुए ईयरिंग्स और हल्की हील्स पहन ली।
कैब बुक करने जा ही रही थी कि फ़ोन उठाया तो पता चला फ़ोन डिस्चार्ज था। मैंने पावर बैंक में मोबाइल लगाया और देखा कोई कैब अवेलेबल ही नहीं थी। मैं नीचे गई और तो ऑटो भी नहीं मिली। मैं ऑटो का वेट कर ही रही थी कि कंधों पे किसी का स्पर्श महसूस किया। देखा तो अभय था। क्या हुआ, किसका वेट कर रही हो? एक्चुअली कैब नहीं मिल रही है, आज मेरे फ्रेंड की शादी है, मैंने रुंधे हुए गले से बोला। तभी अभय का फ़ोन आने लगा। उसने कॉल पिक की और बोला, हाँ पापा नीचे हूँ, शिखा जी को ड्रॉप करने जा रहा, कैब नहीं मिल रही है उन्हें। एक्चुअली शहर में आज काफ़ी रश है, काफ़ी शादियाँ हैं ना। जोशी अंकल ने कुछ पूछा तो अभय ने बोला, अरे शिखा आपकी लाडली। 15 मिनट बाद हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। मेरा मोबाइल ब्लिंक किया तो देखा 9 बज रहे थे। कुछ मैसेजेस भी थे तो देखा दीदी का भी मैसेज था, अपना ख्याल रखना और समय से वापस आकर कॉल करना। ट्रैफिक में फंसे हुए मैं और अभय थोड़ा असहज हो रहे थे कि अभय ने म्यूज़िक ऑन कर दी। मैं अतीत में फिर से जा पहुंची। उस रोज़ मूवी का प्लान बनाया था। उस रोज़ करण मुझसे अजीब सा व्यवहार कर रहा था। मैंने उसे पॉपकॉर्न लेने को कहा तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने 1000 कोशिशें की कि वो नाराज़ क्यों है, मगर उसने बताया नहीं कुछ। तभी पता चला कि मेरी एक फ्रेंड ने करण को मेरे दिल की सारी बातें बता दी हैं, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ। मूवी देखकर हम फूड कोर्ट में थे तो मैंने अभय से बात करने की कोशिश की तो वो बोला, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम शिखा? मुझे पता है तुम्हारी इन एफ़र्ट्स के पीछे की वजह। मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता दूं, मुझे कोई और पसंद है, सो प्लीज़। मैं कुछ बोलना चाह ही रही थी कि वो गुस्से में उठा और जाने लगा। मैंने एक फ्रेंड के नाते रोकना चाहा तो भरी महफिल में उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, खुद को देखा है कभी आईने में? हम बहुत अलग हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और ना ही दोस्त हो तुम अब मेरी। और चला गया। आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। भरी महफिल में इस तरह बात करना, मेरी फीलिंग्स की नुमाइश करना क्या सही था? वो करण जो मेरा अच्छा दोस्त था, वो ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे उसकी ना कहने से नाराज़गी नहीं थी, लेकिन ये बात आराम से भी तो हो सकती थी ना। और किसी फ्रेंड की बातों में ऐसा क्या था, इतना गुस्सा? और मेरी गलती क्या थी? किसी को पसंद करना कोई पाप तो नहीं। तभी हॉर्न की तेज़ आवाज़ से मैं फिर से वर्तमान में थी। आंखों में नमी थी तो मैंने खुद को संभालते हुए अभय से कहा, आज सच में मैंने आपको परेशान कर दिया। तो अभय बोला, अरे इट्स ओके, एक्चुअली यहाँ रश ज़्यादा होता ही है। थोड़ी देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे थे। अभय ने कार रोकी और बोला, आप जाओ, मैं कार में ही वेट करता हूँ, अब कैब मिलना मुश्किल होगा। अरे आप भी चलिए, मैं बता दूँगी अपनी फ्रेंड को आपके बारे में, वैसे भी ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं मैंने उससे गुजारिश की तो वो बोला, ओके आप चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। मैं हॉल में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि साड़ी का किनारा सैंडल में फंसने लगा। मैंने सही करने की कोशिश की तो साड़ी के किनारों पे मैंने स्पर्श महसूस किया। मुड़कर देखा तो अभय था, मेरे कदमों में बैठकर मेरी साड़ी और सैंडल को अलग कर रहा था। अरे आप, मैंने बोलना चाहा तो अभय बोला, आपके कदमों में झुककर मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा, बस हो गया। तभी मैंने कहा, एक्चुअली साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो आई अंडरस्टैंड। उसकी कोशिशें, उसकी सादगी पता नहीं क्यों अच्छी लगने लगी थी मुझे। थोड़ी देर बाद मैं सबसे मिली। मैंने फ्रेंड को अपनी कॉन्ग्रेचुलेट करा और तोहफा दिया। देर से आने के लिए माफ़ी भी मांगी। सब बदल गए थे बहुत। मैं सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथ में लिए अभय को इंट्रोड्यूस कराने लगी सबसे। तभी करण आ गया था। मैं हल्का सा चुप हुई, फिर अभय से बात करने लगी। मैंने महसूस किया करण की नज़रें मुझ पर ही थी। बीती बातें सोचकर मैंने करण से बात करनी मुनासिब न समझी। मैं अपने ओपन एरिया में आकर चांद को निहारने लगी। तभी किसी के आने की आहट हुई तो ध्यान टूटा। करण था। हाय, लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने छोटी सी हंसी से बीती बातों की नाराज़गी को छुपाया और वहाँ से जाने लगी। तभी वो बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शिखा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उस दिन का बर्ताव बहुत गलत था। मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था बट
हिम्मत नहीं हुई बात करने की। मैंने करण की आंखों में देखा, वो सच में शर्मिंदा था। तभी नज़र अभय पर गई। आइसक्रीम का कोन हाथ में थामे मुझे अपने पास बुला रहा था। कुछ ही देर में मेरे सारे फ्रेंड्स से बहुत घुल मिल गया था वो। मैं करण की बातों को अनसुना करते हुए भीड़ में कहीं गुम हो गई। प्यार वही अपना बसेरा बना पाता है ना, जहाँ अपनापन, फिक्र और इज्जत हो। किसी अपने को ऐसे बात करते हुए उनकी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ दिल को बहुत चुभ से जाते हैं। दिल के किसी छोटे कोने में ज़िंदगी भर वो अपनी जगह बनाए ही रखते हैं ना। अब ऐसे मैंने चलने के लिए बोला तो वो पार्किंग से कार लेने चला गया। मैं मेन गेट पे उसका इंतज़ार कर रही थी। किसी के साए पे नज़र गई तो देखा करण था मेरे बहुत पास। खड़े होकर बोला, नफ़रत करने लगी हो क्या मुझसे? मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी दूर से अभय ड्राइविंग सीट में बैठा नज़र आया। उसकी नज़रें मुझे ही ढूंढ रही थीं। उसकी सादगी, उसकी प्यारी सी मुस्कान, मानो उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं था। तभी करण बोला, कुछ बोलोगी नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और सहज होकर बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। करण कुछ बोलना चाह ही रहा था कि मैंने कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स अलॉट। तभी अभय को देखा, वो करीब आ गया था। मैंने अभय को देखकर सुकून भरी सांस ली और मुस्कुराई। अभय ने सबको बाय कहा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, चले? मैंने उस रोज़ उसका हाथ बहुत ज़ोर से थाम लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।